नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे गलवान घाटी में भारत चीन के बीच जारी घमासान की। बात करेंगे चीन की उस हिमाकत की जिसके बाद भारत चीन के बीच तनातनी है। चीन सेना ने भारत के गलवान घाटी में हिंसक झड़पें की है। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। 70 के दशक के बाद पहली बार LAC पर भारतीय जवान शहीद हुए। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद 1975 पर LAC पर फायरिंग भी हुई थी, जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसके बाद से LAC पर कोई हिंसक झड़प नहीं हुई थी, लेकिन एक बार फिर से चीन ने हिमाकत शुरू कर दी है। क्या भारत चीन से सैनिक के बलिदान का बदला लेगा? क्या चीन की हिमाकत का हिसाब करेगा हिंदुस्तान? क्या चीन के विश्वासघात का जवाब देगा भारत? सामने सुलह की बात करने वाले चीन की चाल में कब तक फंसेगा भारत? क्या चीन को करारा जवाब मिलेगा? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में आएंगे। सोमवार रात लद्दाख की गलवान वैली में भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें भारत के कर्नल रैंक के कमांडर ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए। भारत की जवाबी कार्रवाई में भी चीन के 5 सैनिक मारे गए, जबकि 10 से ज्यादा घायल हुए। तनाव के बाद चीन ने खुद पहल की और मंगलवार सुबह 7:30 बजे से ही बैठक की मांग की। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के मेजर जनरल के बीच मीटिंग शुरू हुई। हालांकि चीन अपनी चालबाजी की आदत से यहाँ भी बाज नहीं आया। चीन ने भारत के बारे में बयान जारी किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग ये ने कहा, भारतीय सैनिकों ने गलवान घाटी में 2 बार घुसपैठ की। हमने भारत से अपना विरोध दर्ज कराया है। भारत अब तक कोई एक तरफा कार्रवाई न करे, जिससे कि बॉर्डर पर हालात और बिगड़ जाएं। दोनों देशों को बातचीत से मसला हल करना चाहिए। हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रांग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ न कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे 2 जवान इनको आपने शहीद करवाया है, तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे। आपको ये जवाब जरूर देना पड़ेगा and it is entirely shocking for the whole country. It is a complex situation and so we have to see what the assessment of our army and our government is. But the public news that we get are very disturbing. The reason, of course, everybody knows that China is under very serious pressure. And so they are trying to flex their muscles and show that, we can do what we want. मिली जानकारी के मुताबिक तमाम बातचीत के बाद भी चीन के सैनिक गलवान घाटी से हटने को तैयार नहीं थे। भारतीय सैनिक चीनी जवानों को सोमवार रात से पीछे ढकेल रहे थे। इसी दौरान दोनों पक्ष के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन से बढ़ रहे तनाव और गलवान घाटी में हुई झड़प के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख और विदेश मंत्री S जयशंकर के बीच बैठक हुई। बीते 5 हफ्तों से गलवान घाटी में बड़ी संख्या में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने खड़े हैं। हाल में ही दोनों देशों ने तय किया था कि चीन की सेना गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A के पीछे हटेगी। उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया था, लेकिन पूरी तरह से पीछे हटी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत और चीन के बॉर्डर पर पिछले 4 दशकों से इस तरह की हिंसा देखने को नहीं मिली थी, लेकिन सोमवार रात अचानक माहौल बदल गया। चीन की तरफ से लद्दाख बॉर्डर पर हिंसा हुई। ऐसा 70 के दशक के बाद पहली बार हुआ। LAC बॉर्डर पर आखिरी गोली 1967 में चली थी। वैसे इस बार झड़प में गोली तो नहीं चली, लेकिन कई जाने गई। भारत चीन के बीच हालिया विवाद की शुरुआत तब हुई जब 5 मई को पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने हो गए। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया। पूरी रात टकराव के हालात बने। अगले दिन सुबह दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ से आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ।
इसके बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 16,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद नाकुला सेक्टर में भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए। इस झड़प में दोनों तरफ से कई सैनिक घायल हुए। यहाँ भी बाद में अफसरों ने दखल दिया, जिसके बाद झड़प रुकी। जिस दिन उत्तरी सिक्किम में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हो रही थी, उसी दिन यानी 9 मई को चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे। चीनी हेलीकॉप्टरों ने सीमा तो पार नहीं की, लेकिन जवाब में भारत ने लेह एयरबेस से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। खबरों के मुताबिक हाल के बरसों में ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की ऐसी हरकत के जवाब में भारत ने अपने लड़ाकू विमान सीमा के पास भेजे। ऐसा 70 के दशक के बाद पहली बार हुआ कि भारत चीन बॉर्डर पर हिंसा में किसी सैनिक की शहादत हुई हो। 1962 की जंग के बाद 11 सितंबर 1967 को सिक्किम के नाथुला में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद 15 सितंबर 1967 को चोला में हुई झड़प में भारत के 36 जवान शहीद हुए, जबकि 400 चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आपको बता दें कि लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात कर रहे हैं गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जारी घमासान की। किस तरह से घमासान चल रहा है, कब से घमासान चल रहा है और आखिर ये नौबत क्यों आई कि खूनी संघर्ष तक ये झड़प पहुंच गई। ऐसे में हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी हमारे साथ हैं, सांसद है बीजेपी के, बहुत स्वागत है सर आपका। अनुज यात्रा जी हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस के। अनुज जी बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर रिटायर संदीप भापर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दीपक वोहरा जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर मनोज राजौरिया जी आपसे है। सर, केंद्र में सरकार आपकी है, एक कभी पाकिस्तान हिमाकत करता है तो कभी चीन, क्यों? देखिए, जिस तरीके से पिछले वर्षों में भारत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत किया है, वो मजबूती कुछ लोगों को, कुछ देशों को कहीं न कहीं उनको लगता है कि भविष्य में उनका कई प्रभाव इस क्षेत्र में कम होगा। भारत ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में अपना सम्मान बढ़ाया है और जिस तरीके से अपनी सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 साल में संभाली है, एक बहुत बड़ा विषय है। चाहे वो बाउंड्रीज हमारी पाकिस्तान के साथ लगती हों, चाहे बांग्लादेश के साथ में हमारी सीमाएं खुली थी, प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश से समझौता करके उन सीमाओं का निपटारा किया था। इसी प्रकार से चाइना की हमारी सीमाएं हैं, वो 4,000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन उसमें से 3,488 किलोमीटर सीमाएं आज भी हमारी चिन्हित नहीं है। ये एक बहुत लंबी समस्याएं थी और जिस तरीके से भारत ने कोरोना के बाद में आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलाया, पूरे विश्व में भारत की उभरती ताकत को, भारत के मार्केट को, भारत की उत्पादन क्षमता को जिस तरीके से मान्यता मिल रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं चाइना को ऐसी पहली बार यहाँ ऐसी 40 वर्षों के बाद में ऐसे मजबूर होना पड़ा है कि वो अपने आप फ्रस्ट्रेशन को दबा नहीं पा रहा है और उसके रूप में ही ये गलवान घाटी में जो एक झड़प है इस रूप में उनके सामने आई है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित हाथों में है। भारत की सुरक्षा को, भारत के मान को, भारत के सम्मान को अब दुनिया की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती है। भारत अब आत्मनिर्भर भारत है, भारत स्वाभिमानी भारत है, भारत अपनी सीमाओं की रक्षा। तमाम चीजें ठीक है सर, तमाम चीजें ठीक है सर। अनुज यात्रा जी, क्या वाकई आप भी इनकी बातों से सहमत हैं? क्योंकि इस झड़प में भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजौरिया जी कह रहे हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत है और बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। देखिए, मुझे लगता है बहुत ज्यादा समय हो 2014 से लेकर आज इसमें आ गया है और अब भी जो है कोई भी देश में बात होती है, बजाय उसको हम स्वीकार करने के लिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए और उसका समाधान ढूंढने के लिए अभी भी जो है इस प्रकार की बातें आती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि जो है अपना महिमा मंडन नहीं खत्म होता है। आज ये समय महिमा मंडन का नहीं है। आज इन 6-6.5 सालों में हमें ये देखना चाहिए कि आखिर क्या ऐसा हो गया कि हमारी विदेशी नीति जो है चौतरफा हम उसमें जो है विदेशी नीति में फेल हो। आज चाइना हमारे ऊपर चारों तरफ से हमारे पर लगातार इन बीते वर्षों में दबाव बनाया हुआ है, बावजूद इसके
कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे इस देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए या मुख्यमंत्री रहते हुए, कि 9 बार से ज्यादा वो चाइना की ट्रैवल करते हैं। अगर इतिहास उठा के देखें, कोई भी देश का प्रधानमंत्री 1 बार या 2 बार या 0 बार चाइना गया है, लेकिन इनका चाइना प्रेम इतना अधिक है और जो है उनको बिना एजेंडा के अपने देश में बुलाते हैं, बिना एजेंडा के उनके पास मिलने जाते हैं, लेकिन जो है नतीजा कुछ नहीं निकलता। नतीजा हमें डोकलाम में और लद्दाख में देखने को मिलता है। आज हालात ये है कि अभी इतनी लगभग 45 दिनों से जो है लद्दाख में जो है चाइना की सेना के साथ हमारे जवानों का जो है एक बहुत जबरदस्त गंभीर इनका तनाव चल रहा है और लगातार झड़प चल रही है। और देखिए 70 के दशक में जाकर के और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जवानों को जो है चाइना के सेना के हाथों जो है शहादत देनी पड़ी, वो भी कितने जो है मरहम तरीके से उन्होंने जो है उसको दर्दनाक उनको मौत मिली, पत्थरों से मार के, डंडों से मार करके जो है हमारे कर्नल रैंक के अधिकारी और हमारे 2 जवानों का जो है उनको शहादत दी है। सबसे पहले तो मैं उनको जो है आपके एपीएन न्यूज के चैनल से उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा। और अब ये समय है कि देखिए देश हैरान है, देश सुनना चाहता है, देश जानना चाहता है कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। कि हमारे एक तरफ कहा जा रहा है कि खबरें आ रही हैं कि उधर अधिक क्षति हुई, लेकिन सरकार क्यों नहीं सामने आकर के बताती है? जब ये तो बता दिया जाता है कि हमारे 3 अधिकारी और हमारे जवान जो है उसकी शहादत हो गई चाइना के, तो हम क्यों छुपा रहे हैं कि हमारे देश को जानने को क्यों नहीं अधिकार? क्या ये लोकतंत्र संसदीय प्रणाली में जिस देश में हो वहां पर जो है तथ्य क्यों छुपाएगा? और देखिए प्रधानमंत्री जी और देश के रक्षा मंत्री जी इतने दिनों से, आज 1.5 महीने से हो गया, इनका के विषय में कुछ नहीं बोल रही है। कल रात से ये हादसा हुआ है लद्दाख में, हमारे जवान जो शहादत होती है उसके अधिकारी की। चलिए अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अनुज जी बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ संदीप थापर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आंखें दिखाने की बात कही गई थी। ठीक है संदीप जी, ठीक है संदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर मई की शुरुआत में ही चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिशों में लग गए थे और लगातार उन्होंने घुसपैठ करते हुए किस तरह से टेंट लगाए, किस तरह से वहां पर रहने लगे, ये सभी के सामने है। हालांकि इस बीच हाथापाई भी हुई, इस बीच कई मर्तबा सुलझाने की कोशिश भी हुई कि बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान ढूंढा जाए। सर क्या वजह रही, क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं कि ये पूरा मसला जहां बातचीत से सुलझाया जा सकता था वहीं ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि चाइना इतनी जगह पे इकट्ठे इतनी तादाद में जरूर कुछ मुद्दा लेके आया। वो ऐसे नहीं सबक सिखाने नहीं, जरूर कुछ मुद्दा लेके आया है। वो मुद्दा जैसे कि मेरे से पहले बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बोला कि वेरियस थिंग्स के हिंदुस्तान की जो ताकत है उससे घबरा रहे एशिया में, या अमेरिका से जो प्रेशर पड़ रहा है कोरोना की वजह से और किसी वजह से, वो एक रिलीज करना चाहता है प्रेशर अपने जो उसके सिटीजन्स के ऊपर पड़ रहा होगा। तो वो एक मुद्दा लेके आया है। और पहले भी अब आपने देखा होगा डोकलाम में 75 दिन तो दोनों फौजें आमने सामने बैठी रही थी, उसके बाद हाईएस्ट लेवल पे रिजॉल्व हुआ था। तो अभी क्लियर नहीं है वो क्या मुद्दा लेके आया है, लेकिन आया जरूर है, चाहे गलवान में है या पैंगसौ में है। मेरे हिसाब से पैंगसौ में भी थोड़ा बहुत है, गलवान वैली में भी उसको रोड से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये मैं नहीं समझ रहा था कि इतनी जल्दी निकलेगा, मुझे पक्का था कि ये 2-3 महीने चलेगा। लेकिन उम्मीद थी कि जो पास्ट 1993, 96, 2013-15 के आपसी पैक्ट हुए हैं, पीस एंड ट्रांसपेरेंसी एग्रीमेंट्स और बॉर्डर पर्सन मीटिंग वाले एग्रीमेंट, उसके हिसाब से बातचीत शांति से हो, छोटा मोटा धक्का मुक्की चलती है। लेकिन ये जो कल हुआ है उससे मैं भी कबक्का रह गया हूं, क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान बॉर्डर पे तो होता रहता है, लेकिन चाइना के साथ इसकी उम्मीद नहीं थी कि, और चाइना तभी कुछ करता है जब उसके हायर कमांडर्स परमिट करते हैं जवानों। इसका मतलब वो तैयार थे टू गो टू दिस एक्सटेंट के कैजुअलिटी कर दें, फेटल कैजुअलिटी कर दें। और अभी तक जो मुझे पता चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ गलत है इंफॉर्मेशन, हम वेट करेंगे आर्मी की रिलीज का, लेकिन मेरी खबर के साथ ये कैजुअलिटी बढ़ सकती है। जी
कि वाकई ये दुखद है अगर इस तरह की चीजें हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल मेरा यहाँ पर डॉक्टर दीपक वोहरा जी आपसे है, क्योंकि जो चाइना के साथ हमारे संबंध है, एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई का वो नारा देता है, एक तरफ विदेशी जिस तरह से चीनी बाजार है उसको भारत में एक अच्छा विकल्प के तौर पर देखता है, रिश्तों की दुहाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सीमा विवाद पर जिस तरह से डराने और धमकाने की कोशिश करता है चीन बार बार, और इसी के मद्देनजर हमने देखा कि मई से शुरुआत होती है घुसपैठ करने की और वो जून आते आते खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाती है। क्या वजह इसके पीछे मानती हैं आप, क्यों आखिर ये नौबत आई? आपसे मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं देश की राजधानी में नहीं हूं, तो आप मेरी तस्वीर पे आप देख रही हैं और उसके जरिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जी, ब्रिगेडियर साहब ने जो अभी कहा है वो सही है। ये एक ऑफिसर और 2 सोल्जर्स शहीद हुए हैं, हमारा दिल रोता है, लेकिन शायद कैजुअलिटीज उससे ज्यादा हो दोनों तरफ। ये जो लद्दाख का इलाका है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप जानते हैं कि मैं स्पेशल एडवाइजर रहा हूँ वहाँ की ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का। जी जी। पहली चीज जो मैंने नोटिस की है, आपने एक बीजेपी के प्रतिनिधि को बुलाया, एक कांग्रेस को। जी, मैं आप दोनों को का नमन करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, भारत का राजदूत रह चुका हूँ 6 देशों में, कि चीन में इस प्रकार की डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि वहाँ केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। जी। और यहाँ पर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमको कॉन्फिडेंस मिले और मिलिट्री सिचुएशन शेयर करे, तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ, अगर चाइना में कोई तरह का डिमांड करता तो दैट वुड बी द लास्ट। उसके बाद उससे कोई और आप कभी ढूंढ नहीं पाते उस व्यक्ति को। इस समय जो आप मैम टेंशन देख रहे हैं, जो चाइनीज एक्शन देख रहे हैं, ये टोटली प्रिडिक्टेबल है, ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। अगर कोई कहता है कि धोखे से हम पे हमला किया, उनके एक्शंस आप 62 में अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूँ बहुत संक्षिप्त रूप में। जब हम पे हमला किया था 1957 में, चेयरमैन माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कही थी। अपने किसानों से कहा कि आप अनाज मत उगाइए, धान मत उगाइए, बस अपने घरों में, खेतों में आप स्टील पैदा करिए। आप स्टील पैदा करेंगे तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड उसको कहते थे कि आप सारी दुनिया से आगे निकल जाएंगे। नतीजा फैमिन, काल, और 5 करोड़ चाइनीज मर गए उसके अंदर। अब जब इंटरनली उनकी सिचुएशन कमजोर हुई तो हम पे हमला हुआ देश को यूनिफाई करने के लिए। 67 में दे ट्राइड अगेन, जब उनकी कल्चरल रेवोल्यूशन जो उन्होंने लॉन्च की थी 65 में, उसकी हालत बड़ी खराब थी, इंटरनली बहुत कमजोर हो रहे थे। अगेन एडवेंचर, नथुला चोला, और फिर 2 साल बाद 69 में उन्होंने सोवियत संघ के साथ जंग किया उसूरी रिवर पर। सिमिलरली जब डेंग साओपिंग साहब 1977-78 में, उनकी स्थिति कमजोर थी क्योंकि चेयरमैन माओ की चौथी पत्नी जो विधवा थी उस समय, वो डेंग साओपिंग साहब को ऊपर आने नहीं दे रही थी। तो इन्होंने बताने के लिए कि PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी बहुत कमजोर है, और देखिए ये जो गैंग ऑफ 4 उनको कहते थे, ये कुछ कर नहीं रहे, उन्होंने वियतनाम पर हमला किया 1979। मैं उस समय वियतनाम में पोस्टेड था। जी जी जी। अब ये भी आप जानती हैं कि 1989 में तियाननमेन स्क्वायर इंसिडेंट हुए, चाइना की इंटरनेशनल छवि बहुत बुरी तरह से उसका नुकसान हुआ। उसके बाद शुरू में 90s में बहुत इन्वेस्टमेंट आई चाइना में, लेकिन लोग कुछ हद तक पीछे हटने लगे। फिर उन्होंने अक्रॉस द स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान पर हमला करने की कोशिश की। वो तो अमेरिकन प्रोटेक्शन के कारण नहीं जा पाए। तो चाइना का ये हमेशा रहा है, जब इंटरनल समस्या उनको होती है, then they launch external adventurism। मैं प्रोफेशनल डिप्लोमेट हूँ, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक तो मिलिट्री सिचुएशन क्या है और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ये दोनों हमेशा इनका संगम नहीं होता। मिलिट्री सिचुएशन इज नॉट ऑलवेज टू बी शेयर, पब्लिक डोमेन में नहीं जाती है। कई चीजें होती हैं जो हम लोग करते हैं विच कैनॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पीपल। दूसरी चीज मैम विच इज वेरी वेरी क्लियर, कि इन लोगों पे हम भरोसा नहीं कर सकते। जो कुछ इनका हुआ है साउथ चाइना सी में देख रहे हैं, वियतनाम के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, साउथ कोरिया के साथ, इनके संबंध किसी के साथ ठीक नहीं है। और अब हमें जो करना चाहिए, डिसीजन सरकार का है। मैं
अभी अफ्रीका के 3 देशों में वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूँ। मैं अगर निर्णय लेता, आई वुड रेज द क्वेश्चन ऑफ तिब्बत, मंचूरिया, ईस्ट टर्किस्तान, जहां उइगुर लोगों को उन्होंने जेल में डाल रखा है 10 लाख। ये सब अलग हिस्से थे जिन पर चीन ने कब्जा किया। मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेज करता और दुनिया को बताता किस तरह से इनकी अग्रेशन जो है वो उनके डीएनए में है, इनके खून में है, इनको माफ नहीं करना चाहिए। अब हम कहते हैं असर्टिव हो गए हैं, अग्रेसिव हो गए। जब ये कमजोर होते हैं तो ये भाई भाई की बात करते हैं। जी जी जी। जब ये ताकतवर होते हैं तो लड़ाई की बात करते हैं। आई डोंट ट्रस्ट देम एट ऑल। और मैं अगर निर्णय लूं, आई वुड रेज द इशू ऑफ देयर ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरीज जो चाइना का हिस्सा नहीं थे। और जितने लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, अमेरिका के साथ उनके संबंध आप देख रहे हैं, रशिया के साथ उनका टेंशन है, जापान के साथ, मंगोलिया के साथ, जो भी कुछ है। ठीक है सर, रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर मनोज राजौरी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद है बीजेपी के केंद्र सर। चाहता हूँ जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं अगर मैंने कुछ कहा है व्हिच हैज ऑफेंडेड यू, लेकिन मैंने केवल दिल की बात की है आपसे। ठीक है। डॉक्टर मनोज राजौरी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार की तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है और जिस तरीके से आप एक्शन की बात करते हैं कि आज सुबह ही 7:30 बजे से जिस तरीके से मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों की वहां बॉर्डर पे बातचीत चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्तर है। मैं सोचता हूँ कि मेजर जनरल्स की इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। और इसके बाद में जी आपने देखा होगा कि आज दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, विदेश मंत्री TDS श्री विपिन रावत जी और सभी महत्वपूर्ण लोगों की आज मीटिंग हुई है कि आगे इसमें क्या करना है। सर एक सेकंड सर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं बातचीत का दौर सर 20 मई से लगातार जारी है। 20 मई से बातचीत चल रही है, लोकल लेवल पे बातचीत हुई है, उसके बाद विंग कमांडर लेवल पे बातचीत हुई है, उसके बाद मेजर जनरल स्तर पर बातचीत हुई है। सर ये 2 जून को मेजर जनरल स्तर पर बातचीत हुई है, 6 जून को हुई है, कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हुई है, 9 जून को जिस तरह के हालात हुए ये आप समझ सकते हैं, और ये धीरे धीरे जो हालात खराब हुए वो सभी के सामने है। सर बातचीत का सिलसिला तो 20 तारीख से चालू है, लेकिन अभी तक नतीजा कुछ निकल के सामने नहीं आया है। क्या अभी भी हमें इंतजार करना चाहिए क्या? नेहा जी, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी बातचीत से ही निकलता है। सर इससे पहले भी तो हमने कहा, हम तो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे डोकलाम का। आप मेरी पूरी बात सुनिए और उसके बाद में अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं नेहा जी आपको जवाब दूंगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले लंबे समय से बात चल रही है, 20 दिन से बात चल रही है। जो पेंगोंग झील पे जो जिस तरीके से भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, उसी बातचीत का सकारात्मक परिणाम था कि चाइना की सेना को वहां से पीछे हटना हुआ। अगर वो बातचीत नहीं होती तो चाइना की सेना वहां से पीछे नहीं हटती। और उसी बातचीत का परिणाम था कि वहां बॉर्डर पर पेंगोंग झील पर कहीं न कहीं फिंगर 5 से 8 के बीच में जो हमारी स्थिति थी वो मजबूत रही और भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। और जो ये कल रात की जो घटना थी, ये घटना एकदम अप्रत्याशित घटना थी, कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि इस प्रकार की एक घटना होगी। और इस घटना को भी भारत सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है और मेजर जनरल्स की बातचीत के रक्षा मंत्री सही, ये जो तमाम बातचीत की बात मैंने जो आपसे कही थी कि इतने तमाम बातचीतें अभी हो चुकी है। 9 जून को गलवान घाटी से धीरे धीरे चीनी सैनिक पीछे हटने भी लगे। भारत को क्या ये लग गया था कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए इस पूरे मामले में ढिलाई बरती गई? नहीं, ढिलाई नहीं बरती गई है। बिल्कुल इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ नेहा जी कि ढिलाई बरती गई है, लेकिन बहुत बड़ा विषय है, 2 राष्ट्रों के बीच के संबंध का विषय है और बहुत बड़ी शक्तियां, भारत बहुत बड़ी शक्ति है, भारत कमजोर नहीं है। और ये कोई बच्चों का काम नहीं है कि इसमें कोई गुस्सा होके कोई निर्णय करे। बहुत ही राजनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से अपनी सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें एक एक कदम फूक फूक कर बढ़ाना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि हमारे जो भी सैन्य अधिकारी हैं और हमारे अधिकारियों के साथ में हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, ये इस चीज में सक्षम है कि बातचीत के साथ में अपनी रक्षा को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए। हमें हमारे सैन्य के अधिकारियों पे, सेना के ऊपर और अपने नेतृत्व के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि वो ये सब सहमति से जो निर्णय लेंगे इस राष्ट्र के हित में निर्णय लेंगे। और मैं सोचता हूँ कि हमको अपनी सेनाओं पे भरोसा करना चाहिए, हमारे नेतृत्व पे। थापर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? थापर जी देखिए, आप
दूसरे के मई 20 से टॉक चल रहे हैं, बातचीत अभी बढ़ी क्यों नहीं आगे। पिछले 60 साल से चाइना ने बाउंड्री इशू हिंदुस्तान के साथ सेटल नहीं की है। उसने जिस के साथ लैंड बाउंड्री थी, वियतनाम, म्यांमार, जिस कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री सब सेटल कर ली है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ नहीं की है, क्योंकि उसका एक मुद्दा है हिंदुस्तान के साथ। अभी भी अगर दोनों देश अब जो बातचीत कर रहे हैं, अगर वो माने ना कि LAC हमारी बाउंड्री क्या है, अगर चाइना बोले नहीं हमारी बाउंड्री तो यहां से 20 किलोमीटर अंदर है और हिंदुस्तान बोले नहीं हमारी 10 किलोमीटर आपकी तरफ है, तो मीटिंग पॉइंट कहां से आएगा? यही प्रॉब्लम है हर बातचीत में। तो ये धीरे धीरे बढ़ती है कि पहले प्रूफ दिया जाता है कि देखिए जी आज से 8 साल पहले आपने जो मैप एक्सचेंज किया था उसमें ये बाउंड्री थी आपने, अब आप बाउंड्री बढ़ा रहे हैं, तो एक उससे कमिटमेंट लेते हैं कि ठीक है गलती हो गई है। फिर हर एक सेक्टर में वो सेक्टर वाइज डील किया जाता है और वहां से बढ़ते हैं। इसलिए इस टॉक्स को लगेगा टाइम, और अगर आज की ये कल का नहीं होता तो मैं तब भी उम्मीद कर रहा था कि ये 1-2 महीने लगेंगे और फाइनली रिजॉल्व तब होगा जब प्रधानमंत्री या तो प्रीमियर से मिलेंगे या दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिलेंगे और हाईएस्ट लेवल। ये आर्मी के लेवल की बात नहीं है, आर्मी के लेवल की, टैक्टिकल लेवल की छोटी बातें हैं। ये बड़ी जब आया है इतनी जगह पे तो वो कोई मुद्दा जैसे मैंने कहा लेके आया है, कोई एम लेके आया है, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आप उम्मीद रखिए कि 7 दिन में या 10 दिन में हो जाएगा। खूनी संघर्ष भी यहाँ पर देखने के लिए मिला और ऐसे में सवाल वही है कि आखिर भारत का अब क्या कुछ स्टैंड होता है। इस पर लगातार हम डिबेट कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल मेरा अनुज यात्रा जी आपसे है, 45 साल बाद इस तरह का खूनी संघर्ष देखने के लिए मिला है सर, उसके बाद कई मर्तबा इस बातचीत को सुलझाने की कोशिश की गई, ये भी कहा गया कि तमाम बार इस तरह की जो स्थिति है वो बनी है भारत और चीन के बीच में, बावजूद इसके हर बार बातचीत के जरिए कि हमने इस विषय को सुलझाने की कोशिश की है। 2017 डोकलाम की भी अगर हम बात करें तो बातचीत से इस मसले का समाधान निकला, लेकिन ऐसे में अब क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि बातचीत से समाधान नहीं निकला बल्कि ये तो उलझता ही जा रहा है? लेकिन नेहा जी, सरकार की करनी और करनी में बहुत अंतर होता है। ये मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हालांकि ये समय नहीं है, क्योंकि इस समय देश की जो है हमारी सुरक्षा और अखंडता का प्रश्न है, और जिस समय जब कहीं देश के ऊपर सुरक्षा का खतरा आता है तो ये राजनीति का समय नहीं है। लोगों को सबको मिलकर के एकजुट होकर के जो है जब खतरा है तो उसका सामना करना है, और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है, उनको पूरा अपना समर्थन। लेकिन सरकार अनुज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश यहाँ पर करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रुक करते हैं। हेलो, क्या आ रही है आपकी आवाज मेरी? जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। मैंने बोला देखिए, जिस प्रकार से एक सुरक्षा का ये प्रश्न है, देश की सुरक्षा और अखंडता का प्रश्न है, तो इस समय राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, तो देश के पार्टी समय के साथ करें। लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई गलत नीति अपनाई जाती है उसका काम है तो एक जिम्मेदार विभाग हमारा दायित्व। लगता है एक बार फिर से संपर्क कट हो गया इनसे। चलिए सीधा रुक करते हैं वोहरा साहब की ओर। सवाल सर इस बात को लेकर है दीपक वोहरा जी कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, ऐसा हाल फिलहाल में सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि चीनी सैनिकों को घुसपैठ करनी पड़े, बावजूद इसके इस तरह की चीजें देखी गई, इस तरह की हिमाकत चीन की तरफ से कोई, आखिर क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? एक पहले आपने ये चीज कही थी कि इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे ध्यान भटकाने की भी चीन की कोशिश है। ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिससे ध्यान भटकाने की कोशिश अभी चीन की तरफ से की जा रही है? अगर आप चाइना का ईस्टर्न सी बोर्ड देखें, इससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि 62 की लड़ाई जो हुई थी, मेरा परिवार बिखर गया था। मैं 11 साल का था जब फर्स्ट सिख रेजिमेंट मेरे परिवार का नुकसान हुआ था। लेट मी लीव इट एट दैट। मैम, जो ईस्टर्न सी बोर्ड आप चाइना का देखें, अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईस्टर्न सी बोर्ड जो उनका साउथ चाइना सी जो इस समय स्थिति है वो ब्लॉक करना, उनकी असेसमेंट, चाइनीज की असेसमेंट ये है कि वो ब्लॉक हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन,
साउथ कोरिया, जापान एक्सेट्रा, वो चाइनीज शिपिंग को वहां पर रोक सकते हैं। तो इसीलिए वेस्टर्न साइड पे ये ग्वादर वगैरह जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत का रिस्पॉन्स 3 चीजें होनी चाहिए मैम। एक मेरी तरफ से पर्सनल है और 2 मैं सोचता हूँ कि नेशनल लेवल। मेरा पर्सनल रिस्पॉन्स ये है कि मेरी पत्नी और हमने आज फैसला किया है कि हम जो हमारी जिंदगी बाकी बची है उसमें हम चीनी माल कभी नहीं खरीदेंगे। एनीथिंग मेड इन चाइना हम लोग नहीं खरीदेंगे, चाहे मुझे उसका सब्स्टिट्यूट मिले ना मिले। सेकेंड, हम लोग चाहते हैं मैम दैट द एंटायर कंट्री, मेरी ख्वाहिश है द एंटायर कंट्री शुड पुट अप अ यूनाइटेड फ्रंट। भले ही हम सरकार से सहमत हैं या नहीं है, लेकिन आपातकालीन स्थिति जो अब है, वी शुड शो देम दैट वी कैन राइज टू अ मैन। और तीसरी, फौज के लिए जो हमारे दिलों में इज्जत है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं तो पैंगोंग सो लेक लद्दाख में शायद 20 या 25 बार गया हूँ एज स्पेशल एडवाइजर। एवरी एरिया आई हैव सीन इंक्लूडिंग गालवान। वहां पे रहना इतना आसान नहीं है, बट हैट्स ऑफ टू आवर बॉयज, टू दी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, किस तरह से उन्होंने लड़े हैं और शहीद हुए हैं, मुकाबला किया है। वी वुड बी इंसल्टिंग देयर मेमोरी। जी वोरा जी एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि चीन के अंदर की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी भी अभी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये भी एक विषय हो सकता है कि चीन अपना ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के चीजें। हाँ, हांगकांग का तो सर एक अलग मसला है, लेकिन अगर चीन की अगर वन कंट्री 2 सिस्टम खत्म हो गया है जी, ठीक है। हांगकांग में दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, साउथ चाइना सी में दे आर फेसिंग ट्रबल, अनएम्प्लॉयमेंट उनकी बहुत है। कोरोना वायरस के फिगर जो वो दे रहे हैं, जिसे मैं चाइनीज वायरस कहता हूँ, झूठ बोलते हैं हमेशा की तरह, उनके फिगर्स कहीं ज्यादा हैं, फिर कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, व्हिच इज आई डोंट बिलीव दैट एट ऑल। कोरोना वायरस की वजह से सर ये भी बताया जा रहा है कि $60 मिलियन से लेकर $100 मिलियन का एक बड़ा झटका चीन को लगा है। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए? 100% इनको झटका लगेगा इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, नॉट जस्ट अ फ्यू बिलियन। याद रखिए कि ये अपने आप को मिडिल किंगडम कहते हैं कि हम शहंशाह, बाकी सब हमारे चमचे हैं। दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड। ये बहुत साल पहले था। भारत दुनिया का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। चाइना को तो यूनिफाइड चंगेज खान ने किया था, वो केम फ्रॉम मंगोलिया। प्लीज वी हैव टू रिमेम्बर दिस ऑलवेज कि जो एरोगेंस है उनकी, वो इनबिल्ट उनके डीएनए में आ चुकी है, पर्टिकुलरली द हान चाइनीज। मैं क्षमा चाहता हूँ, आई एम बीइंग वेरी ओपन एंड परहैप्स पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इनकरेक्ट। द रियलिटी इज कि एरोगेंस इनकी इतनी बढ़ चुकी है कि उसको पंक्चर होते जब ये देख रहे हैं तो ये और बेलिजरेंट और अग्रेसिव हो जाते हैं। सर एक बड़ी वजह ये भी है, कोरोना और आर्थिक मंदी की वजह से शी जिनपिंग की अपनी ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी में एक जो पकड़ है वो कमजोर हो गई है। एब्सोल्युटली मैडम, एक अंग्रेजी की कहानी है, द एम्परर हैज नो क्लोथ। और इस समय आप देख रहे हैं कि जो शहंशाह अपने आप को कहता है उसके कपड़े नहीं। जी एब्सोल्युटली राइट, यू आर स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही कहा। इंटरनल डिफिकल्टी ही इज फेसिंग, जो हमारे पास खबर आती है, देयर इज ऑपोजिशन टू हिम। लोग कह रहे हैं ये क्या कर बैठे हैं आप, आपने हमारी इज्जत पूरी दुनिया में खराब कर दी है। 160-170 देशों में ये वायरस पहुंच चुकी है। ऑल दिस विल नॉट बी फॉरगॉटन मैम। तो उससे डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है उनकी समझ में। और जब उनको भारत की ताकत का एहसास होगा, फिर वो लोग शायद ऐसा नहीं करें। ठीक है। सर एक सवाल मेरा संदीप थापर जी आपसे है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कई मर्तबा चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, कई मर्तबा अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की चीजें होती रहती है। लेकिन क्या ये प्री प्लान था कि इस पूरे हाथापाई को, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जो मई में हाथापाई हुई थी, कई मर्तबा इस बार हाथापाई हो चुकी है, लेकिन क्या ये प्री प्लान था कि इसे खूनी संघर्ष में तब्दील करना है, इस तरह का कारनामा करना है, इस तरह की हिमाकत करनी है? मैम फायरिंग नहीं बिल्कुल हुई है अभी तक, नो फायरिंग, इट इज ओनली पत्थरों से, और उन्होंने बुलडोजर के जरिए बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर हमारे सैनिकों पर फेंके। अभी सर पत्थर और डंडों से वार किया गया, पत्थर और डंडों से वार किया गया। हेवी बोल्डर्स, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, जी जी, बुलडोजर के थ्रू उन्हें रोल डाउन किया हमारे सिपाहियों पर। आई मीन दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ ट्रेचरी। ये सबसे बुरी तरह की जो व्यवहार किया वो ये है। अगर लड़ना है तो सामने खड़े होके लड़ो, ये छल कपट से मत लड़िए हमारे।
ठीक है। Sorry, I mean, I get emotional about this, you understand, because I lost family to the Chinese in 62. ठीक है सर। थापर थापर जी। हिंदुस्तान और चाइना में जो फैक्ट्स हैं, जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स हुई हैं, जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट हुई है, क्योंकि आप देखिए LAC मार्क नहीं है, दोनों की परसेप्शन है। जैसे मैंने कहा कि मेरी LAC वहां जाती है, दूसरा कहता है मेरी LAC वहां जाती है, तो चांसेस बहुत है झगड़ा होने के दोनों की पेट्रोल में, जब वो मैं अपने LAC परसेप्शन में जाता हूँ और वो अपनी मेरी LAC परसेप्शन में आते हैं। इसलिए ये ले डाउन है कि जब अगर कोई पेट्रोल आपस में मिलते हैं तो फ्लैग कैरी करते हैं, जिसमें चाइनीज में और इंग्लिश में लिखा होता है। हम चाइनीज में लिखते हैं, इंग्लिश में, वो इंग्लिश और हिंदी में लिखते हैं कि ये हमारा इलाका है, आप हमारे इलाके में आप वापस चले जाओ। कोई झगड़ा नहीं होता, ज्यादा ज्यादा कोई थोड़ा धक्का मुक्की होती है, लेकिन बड़े पीसफुल तरीके से हो जाता। अब आपकी बात पे आते हैं कि क्या ये प्लान था? जी हाँ, ये प्लान। जब वो आए हैं हर जगह, गलवान से लेके ऑल द वे अप टू लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख, इतनी जगह पे आना, सिक्किम में भी, तो ये प्लान था। इतनी तादाद में आना, ये भी प्लान था। और उन्होंने सुनिश्चित करके रखा था कि आगे का क्या होगा, 7 दिन में हम क्या करेंगे, 15 दिन में क्या करेंगे, और ये प्रिडिक्ट कि हिंदुस्तान ये करेगा तो हम ये करेंगे, वो अपनी गेमिंग करके आए। ये सब प्लान है। वैसे मैं इतना नहीं समझता कि कल की जो लड़ाई हुई वो प्लान है, लेकिन वो एक आउटकम है जो फ्रस्ट्रेशन, उनकी 1 महीने से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो इंडियन जो नेगोशिएटिंग पार्टी है वो पीछे नहीं हट रही। हम अपने बिलीफ पे, हम कन्विक्शन पे फॉर्म है कि नहीं यही होगा, आप गलत हैं, तो वो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन इसमें हो गई है। ऐसे जल्दी होता नहीं है, इसलिए मैं वरीड हूं कि नहीं सर, अब ये हो गया है थापर साहब, अब ये हो गया है, तो इसका आप जवाब कैसे दिया जाए? इसे कहते हैं ना इंग्लिश में, वी हैव क्रॉस द रूबिकॉन। एक हमने लेवल्स क्रॉस कर लिया है, अब ये लेवल बार बार क्रॉस होगा, दोनों साइड से क्रॉस होगा। अब मौका हमको भी मिल गया है, उनको भी मिल गया है। अब या तो अगली टॉक्स में बात हो कि आगे से इसके ऊपर रोक लगानी है, नहीं तो ये अब प्रेसिडेंस बन गया है, ये हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे मैं इसका एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जैसे हमने एयरफोर्स यूज करके पाकिस्तान में अटैक किया था जब हमारे JNK में टेररिस्ट, तो वो क्रॉसिंग द रूबिकॉन हो गया था। एयरफोर्स हमने यूज की थी। अब पाकिस्तान हमेशा डर के रहेगा कि हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। इसी तरह एक ये लेवल क्रॉस हो गया है, तो हम ये अब दोनों साइड कर सकते हैं, अनलेस अगली मीटिंग में इसको दबा दिया जाए और बोला जाए कि आगे से ये नहीं होगा। थापर साहब, कहीं बौखलाहट लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तो नहीं है? हो सकती है, वो भी एक रीजन है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक रोड है से वो JNK से निकलती है। JNK को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया है। हमने हमारे सांसदों ने स्टेटमेंट भी दी है कि पाकिस्तान POK हमारा है, POK से रोड जा रही है गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ये सब मिलके चाइना को भी डर लगता है कि ये टारगेट पाकिस्तान को भी कर रहे हैं और चाइना को भी टारगेट कर रहे हैं। हम अपनी स्टेटमेंट से जब हम कहते हैं कि हम POK को हम लेके रहेंगे, हमारा है, उसी में से आपकी सड़क जा रही है चाइना की पाकिस्तान, तो नेचुरली उनको दे आर इन्वॉल्व, उनको भी इफेक्ट करता है ये। ठीक है अनुज यात्री जी, क्या ये घटनाएं बता रही है कि सीमा पर बेवजह जिस तरह से तनाव पैदा कर चीन भारत को एक बड़ी परेशानी में डालने की कोशिश कर रहा है? लेकिन निश्चित तौर पे इस समय परेशानी का समय है, संकट का समय है। देश के ऊपर एक सुरक्षा का एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि चाइना तो एक हल्का शत्रु नहीं है। और देखिए, चाइना की शेयर सेक्टर जो है इस समय हमारा देश चौतरफा गिर चुका है। हम नेपाल जैसा एक हमारा मजबूत और हमारा पुराना सहयोगी और हमारा पुराना साथी जो हमेशा हमारे ऊपर निर्भर रहता है, आज हालात ये होगी कि नेपाल हम पर आके दिखा रहा है कि नेपाल ने भी हमारे जो है देशवासियों के ऊपर हमला करके उनके जो है हमारे उनकी जान।
और अभी खबर आई है कि नेपाल ने चाइना की ही शहर पर जो है हमारी सीमा से लगी हुई 100 जगह जो है अपनी चौकियां बनाने का काम किया। आज नेपाल भी हमारी सीमा के अंदर घुस के हमारे क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताने का काम कर रहा है, उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। अभी हम पहले पाकिस्तान से हमारा झगड़ा इसी चीज को लेकर के चल रहा था, वहां पर हम जो है कहीं ना कहीं सरकार हमारी जनता उसका जवाब नहीं दे पाती है। चाइना से हमारा एक तरह से युद्ध की स्थिति चल रही है, समय की कभी भी किसी भी समय है, लेकिन सरकार और सरकार से जुड़े हुए जिम्मेदार जो मंत्री, आज देखिए 45 दिनों से ये चल रहा है, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, रक्षा मंत्री नहीं बोलते, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, लेकिन देश के रक्षा मंत्री के पास चुनावी रैली करने का समय है। एक समय देश में जो है कोरोना महामारी का पैंडेमिक चल, चाइना से युद्ध का खतरा हमारे ऊपर हुआ, नेपाल जैसा हमारा जो सहयोगी देश हमारा जो हमारे ऊपर आश्रित रहता था, वो हमारे ऊपर हमारे क्षेत्र में कब्जा करने के प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ पे चुनावी रैलियों में व्यस्त हो गए, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री लगातार रैलियों में व्यस्त। और देखिए चाइना को मजबूत इस समय करने के लिए हमारे देश की वर्तमान की जो आर्थिक नीति है वो बहुत बड़ी इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है। चाइना अभी बीते 6 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर चाइना ने व्यापार किया है तो हमारे देश में, हमारे देश में अपना माल बेच करके इस देश से उसने पैसा कमाया। और इतनी गंभीर संकट के समय में जब हमारा चाइना से लगातार जो है विवाद चल रहा है, कल की डेट में भी चाइना की एक कंपनी को 1168 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर दिया गया है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का, उसको वहां पर बनाने का, जिसमें उसने नीचे कुछ सुरंगें भी बनानी है, टनल्स भी बनानी है। अब देखिए इतने गंभीर समय में हम अपने चाइना की कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं और देश की कंपनी L&T लार्सन एंड टुब्रो ने जो जबकि उससे 2 करोड़ रुपए ऊपर की बिड लगाई थी, लेकिन उसको रिजेक्ट करके चाइनीज कंपनी को ऑर्डर दिया गया। देश के गृह मंत्री अपने बिहार में रैली करते 70,000 LED जो है चाइना से मंगवा करके वहां पर जो है। चलिए रिएक्शन ले लेते हैं सर। राजौरिया जी, एक तरफ कोरोना का कहर सर, दूसरी तरफ लचर अर्थव्यवस्था, तीसरी तरफ LAC पर विवाद, चौथी तरफ जिस तरह से नेपाल भी आंखें तरेर रहा है, पाकिस्तान के साथ पहले से ही विवाद चल रहा है, चीन फिर आंखें दिखा रहा है, ये सर कैसे निपटा जाएगा इन तमाम स्थितियों से? देखिए नेहा जी, आपको अगर अपना वर्तमान और भविष्य के बारे में पूरा सही निर्णय करना है तो हमको इतिहास की ओर जाना होगा कि देश की आजादी के बाद में हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना से हमारे बॉर्डर्स जो है अचिन्हित थे, डिमार्केशन क्लियर नहीं था। और जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने, आप ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम था, एक तरफ मैंने खुद ने देखा है कि चाइना बॉर्डर से आप चाइना की तरफ जाएंगे तो इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्होंने पिछले कुछ 15-20 सालों में किया है। और हम हमारी तरफ आते हैं, ऐसा लगता है कि आजादी के बाद में जो चाइना बॉर्डर था उसको बिल्कुल परवाह नहीं की गई थी और एक मान लिया गया था कि ये तो अपने आप सुरक्षित रहेगा। उसकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार सरकारों के द्वारा माना गया था कि इसको इसके भरोसे छोड़ दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो चाइना बॉर्डर को, विशेष तौर से जम्मू कश्मीर लद्दाख को जो सेंटर जो टेरिटरी बनाया और उस क्षेत्र के विकास को ध्यान दिया गया, सड़कें बनाई जा रही है, पुलियाएं बनाई जा रही हैं, हमारे सेना के जवान और हमारे सेना के वाहन और हमारे हथियार किस तरीके से बॉर्डर्स पे पहुंच जाएं, हमारे जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर किस तरीके से प्रभावी नियंत्रण हो। और ये भारत ने जिस अपनी जगह को मजबूत किया है, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, चाहे अभी वर्तमान में परिस्थिति जो हमारी पैंगोंग झील की थी, अब ऐसा लगने लगा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भारत जब डेवलप करता है तो चाइना के पेट में कहीं न कहीं तकलीफ होती है। क्या और ये जब तकलीफ होगी, क्या हम उम्मीद करें कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा? देखिए, ईंट और पत्थर का जवाब नहीं देने की बात है, जवाब है अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को बड़ा करना, अपनी सुरक्षा को मजबूत करना और जहां आत्मविश्वास रखने की जरूरत है, आत्मविश्वास से अपनी जगह अडिग रहना। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत अडिग है। भारत की 1 इंच जमीन भी आज कोई भी देश, चाहे वो चाइना अपने आप को कितना शक्तिशाली समझता हो, सर ये शहादत का बदला कैसे लिया जाएगा? सर शहादत का बदला कैसे लिया जाएगा? शहादत का बदला, आप चाइना की जो रिपोर्ट्स हैं, चाइना की आप रिपोर्ट्स देखिएगा कि उसकी रिपोर्ट्स उसने क्यों छुपाई। और शहादत का बदला है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि अभी उसने गोली मारी तो आप भी गोली मार दो, उसने पत्थर मारा तो आप भी पत्थर मार दीजिए। बहुत बड़े होते हैं और मैं सोचता हूँ कि भारत बड़ी लाइन खींचकर अपने आप को मजबूत कर कर, अपनी सीमाओं की रक्षा कर कर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर कर, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर, अपने देश में हथियारों को बनाकर, अपनी शक्ति को बढ़ाकर निश्चित रूप से उसका बदला लेने का एक सकारात्मक तरीका है। और जहां आवश्यकता होगी, अगर भारत में फिर भी अगर हमला किया जाएगा
तो हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना मजबूत है, हमारी सेना इतनी मजबूत है, उनका हौसला और उनकी प्रोफेशनलिज्म हमारी सेनाओं का इतना बढ़िया है कि हमको उनकी संख्या बल नहीं, उनके आत्मविश्वास पर भरोसा करना चाहिए, उनके कौशल पे भरोसा करना चाहिए। और जिस तरीके से पिछले सालों में भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं में तालमेल हुआ, सीडीएस का गठन किया गया, ये इसी दिशा में एक कदम है। ठीक है, ठीक है वोरा साहब, सर आएंगे आपके पास। वोरा साहब, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी राजौरिया जी कर रहे थे कि जिस तरह से सैनिक हमारे शहीद हो गए, चीनी सैनिक घुसपैठ कर देते हैं, हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं, लेकिन हम फिर भी सकारात्मक सोच के साथ सर आगे बढ़ेंगे, कहां तक उचित? मैं आपका सवाल समझा कि वो लोग हमारे सैनिकों को मार देते हैं लेकिन उसके बावजूद हम सकारात्मक सोच के साथ ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये कहना है बीजेपी के सांसद मनोज राजौरिया का। जो इन्होंने कहा है मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इनसे। 90s में दशक जो था 90 का और 2000 का, उस समय हम लोग देख रहे थे द राइज ऑफ चाइना, आपको याद होगा, अगर सांसद साहब को याद होगा और ब्रिगेडियर साहब को भी। लेकिन चाइनीज हमेशा ये कहते थे दिस इज द पीसफुल राइज ऑफ चाइना। वो बताते थे लोगों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, पीसफुल राइज। वहां भी झूठ बोलते थे। अब जब पीसफुल राइज उनका स्टॉल हो गया, रुक गया है, तो नाउ वी आर सीइंग वायलेंस इन एन अटेम्प्ट। ये मैसेज दूसरे देशों को भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सामने अगर आओगे तो हम फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। मैम, मे आई जस्ट से दैट विद टोटल सिंसेरिटी कि इन्होंने गलत लोगों को ललकारा है इस बार। ये 62 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है और हम उनको बता देंगे। लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर भी है क्या हम चीन पर भरोसा कर सकते हैं? हमने देखा कि धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आया। और जब हमने देखा है तब ये पाकिस्तान का साथ देता है और उसके बाद भी हम कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई। आर्टिकल 3 हम लोग नहीं कहते अब चीनी भाई भाई, वो कहते हैं, वो तो अलग बात है। आर्टिकल 370 को जो हटाया गया किसी और का संबंध उससे नहीं है, इट्स एन इंटरनल मैटर। मैं जाते समय की पाबंदी आपको इतना बता देता हूँ, 3 अफ्रीकी देश हैं, साउथ सुडान, लेसोटो एंड गिनी बिसाऊ, जहां मैं प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूँ। तीनों में खारजी फॉरेन ऑफिस की सीनियर ऑफिशियल ने मुझसे फोन पे बात की इन द लास्ट डेज, क्या हो रहा है। मेरी ब्रीफिंग के बाद मैंने उनको बताया कि नाउ डू यू ट्रस्ट अस? बोले एम्बेसडर, we've always trusted you, but now we know that we can't trust the Chinese at all. अब ये लोग जो हमको बता रहे हैं अफ्रीका में जहां चाइना की इन्वेस्टमेंट काफी है, वो भी अब घबरा रहे हैं कि अगर हमने इनको निकालने की कोशिश की फिर ये अपनी ताकत दिखाने लगते हैं हमको। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर जो इनका है मैम, ये दुनिया में अब लोगों ने नोटिस किया है और मेरी रीडिंग ये है कि ये दिखाकर हम ये कर सकते हैं, उससे आगे ये बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे अगर हम एकजुट होकर मजबूत होंगे, इनके सामने डट जाएं हिमालय पर्वत की तरह। वी आर डूइंग इट डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली, हम लोग कर रहे हैं। तो ये भाई भाई बिजनेस मैम अब खत्म हो चुका है। ये सारी दुनिया ने देख लिया है कि इनके भाई कोई नहीं है। सेकेंडली, ये जो इनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, जिसके लोग इतनी तारीफ करते हैं, मैम याद रखिए, एंड ब्रिगेडियर साहब यू विल एग्री विद मी, ये जो सोल्जर्स हैं ये उस टाइम के हैं जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की। दीज आर ऑल सोल्जर्स हु हैव नो ब्रदर और सिस्टर, देयर पेरेंट्स आर इक्वली कंसर्न। इनको हम प्रिंसेस कहते हैं। दे आर स्पॉइल्ड, दे आर अनएबल टू फाइट। माई सोल्जर्स ब्रिगेडियर साहब आर एक्सट्रीमली वेल ट्रेन्ड, रेडी टू डू व्हाटएवर दे हैव टू। ये लोग अब कमजोर है, सॉफ्ट हो चुके हैं। ये इन्होंने खुद देखा है और माना है इस बात। पाकिस्तान की जो आप जिक्र कर रहे थे मैम, वो तो शुरू से हम चाहते हैं कि जो चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, सियाचिन के जरिए ये दोनों को जोड़ना चाहते थे। वो इनके ख्वाबी पुलाव है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आई जस्ट वांट टू से थ्रू योर चैनल मैम कि ये दिस इज अ न्यू इंडिया। भरोसा करिए सरकार पर, भरोसा करिए डिप्लोमेट्स पर, भरोसा करिए अपनी फौज पर। हम इनको ऐसा जवाब देंगे कि ये भूलेंगे नहीं। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से क्या करेंगे हम लोग, बट आप खुद अपना असेसमेंट कर सकती हैं। इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट, एज फ्रेंच में कहते हैं, टू आजिमुथ इन ऑल डायरेक्शन, नो होल्ड बार, एंड वी विल विन मैम, आई प्रॉमिस यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।
दरअसल जिस तरह से हालात और जिस तरह की स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, मई से ही चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय सेना में कई किलोमीटर अंदर तक घुस गए। ऐसे में अब जिस तरह से ये पूरा हाथापाई जो है वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, उसके बाद सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर उस शहादत का बदला कब लिया जाएगा। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।